So hello everyone, welcome back, and today we are going to start the practical questions of investment decision chapter. Now इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी स्टार्टिंग में बताया, और अब हम शुरू करने जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे इस पूरे चैप्टर में तकरीबन 57 क्वेश्चंस है। ध्यान में रखिए, अगर और क्वेश्चंस ऐड होते हैं तो आपको जो बुक मिलेगी उसमें वो क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, और मैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग आखिरी में अपने आप डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बोलने के लिए 57 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको जब मिले वो ज़्यादा हो। सो तकरीबन मई 2019 तक तो 57 ही रहेंगे, उसके बाद हो सकता है बढ़े। अच्छा, 57 क्वेश्चंस में क्या होगा कि तकरीबन आधे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्लास में, आधे आपको खुद को करना पड़ेगा। आधे आपको खुद को करना है, इसका मतलब होमवर्क होंगे, वो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं एक दो अगर रिपीट हुआ होगा कि क्वेश्चन नंबर 37 और सर 57 सेम है, तो हम 57 वाला बाद में काट देंगे। तो ऐसे करके एक दो क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सर इन क्वेश्चंस के अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत है क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सारा सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में भी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो भी हमने इसमें कवर किया है। आपको हर क्वेश्चन के एंड में ऐसा लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। जैसे जैसे अटेम्प्ट बीतते जाएंगे मैं इसमें वो अगले क्वेश्चन ऐड करते भी जाऊंगा। सो आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसके बारे में पता भी चलता जाएगा टाइम टू टाइम। और अगर कहीं आपको लगता है कि पता करना है कि अपडेटेड मटेरियल है आपके पास में या नहीं, तो आप मेल करिए एक जगह पे, मेल करेंगे कहाँ पे, support@conferenza.in। मई 2019 या जून 2019 भी मैं बोलूँ, जून भी नहीं, आप मान के चलिए जुलाई 2019 तक आपको कोई मेल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मटेरियल आया हुआ है वो ही होगा। और अगर आप ये वीडियो जुलाई के बाद देख रहे हैं तो एक बार मेल करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन ऐड हुए होंगे, तो आपको उसमें नया वाला PDF मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ अच्छा, हम कैसे प्रैक्टिस रखेंगे ध्यान दो। सेम चीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैंने कराने से पहले आपने करके देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ गलतियाँ होने वाली है। सिर्फ मेरे भरोसे रहोगे कि सर हम वीडियोस देख देख के हम समझ लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आप गलत फहमी में हो। आप अपने आप को समझ सकते हो कि ठीक है सर बोल रहे हैं तो शायद गलती होगा, और हम वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई आपकी लिख के होती है वो देख के नहीं हो पाएगी। सो ये चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी बुक में, और उसके बाद में सर आप मेरा आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर भी हम लिखेंगे, और उस आंसर का प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेवेंस क्या है वहाँ पे मैं बताते जाऊंगा जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, और उसके अलावा भी 2-4 पॉइंट जहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नोटिंग भी मैं करवा दूंगा उसी टाइम पे। सो सर ध्यान देंगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, ABC लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग द परचेस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक नया प्रोजेक्ट खरीदना चाहती है विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख रुपीज। इसका मतलब वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए है। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट है, खर्चा नहीं है, प्रोजेक्ट है, तो हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। सो कैश तो आज चला जाएगा, आउटफ्लो 0 पॉइंट पे, लेकिन ये डेबिट हो रहा है फिक्स्ड असेट में, और ये फिक्स्ड असेट्स 4 साल तक चलने हैं। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की इसकी लाइफ दी हुई है, एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिशिएशन ऑफ 45,000। सो आपको जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिशिएशन दिया है वो पहले साल का 45,000, दूसरे साल का 30,000, तीसरे साल का 25,000, और चौथे साल का 35,000। कंफ्यूज इस वर्ड से बिल्कुल मत होइए, ये वर्ड आपके इस क्वेश्चन में कुछ काम का नहीं है। कि सर चेंज दिया, इसका मतलब क्या? चेंज मतलब पहले अगर कुछ बेस दिया होता 10,000, 50,000, 1 लाख, उसमें चेंज है क्या? नहीं, पहले की वैल्यू कहीं पे भी नहीं दी हुई है। सो इस चेंज का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आप काट भी दोगे तो इट्स ऑल फाइन। उसके बाद उन्होंने लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है कि सर डेप्रिसिएशन जब आप लगाओगे फिक्स्ड असेट पे, तो डेप्रिसिएशन 2 तरह के होते हैं। WDV मेथड होती है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होती है। WDV मेथड जो है रिटर्न डाउन वाली, उसमें परसेंटेज
लगाते जाते हो। आगे आएगा तो हम देखेंगे, ये अकाउंटिंग वाला पार्ट है आपका। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का? कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। हमारे यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 1,00,000, सैल्वेज वैल्यू 0, लाइफ कितनी है 4, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आएगा 25,000 का। एंड 20% टैक्स रेट, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है आपको 20% का दिया हुआ है, ठीक है। टैक्स हम 20% माइनस करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिलेवेंट कैश फ्लोज। क्या कैलकुलेट करने कहा है सर आपको? कैश फ्लोज फाइंड आउट करो। आपको सिर्फ कैश फ्लोज निकाल के देने, यानी कि नेट में पैसा कितना आया कितना पैसा गया, ये आप फाइंड आउट करके बता दो, ठीक है सर। सो ध्यान देंगे हम आप यहाँ। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1। सो ये इस तरह से दिया हुआ है आपको। यहाँ आपके 1,00,000 रुपए चले जाएंगे, ठीक है। 1,00,000 रुपए जाने के बाद में आपको अलग अलग पॉइंट पे कैश इनफ्लोज होगी। अब आप एक चीज़ समझिए, चलो यहाँ इसको थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। ईयर 0 1 2 3 4। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में लगा वो है 1,00,000 रुपए का। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। सो वो आपको जो दिया हुआ है वो है 45 30 25 35। ठीक है, ओके। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे सर? डेप्रिशिएशन, क्योंकि उसने बिफोर डेप्रिशिएशन कहा था। डेप्रिशिएशन हमारा खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिशिएशन एज एन एक्सपेंस लेते हैं हम। और डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट किया था आपने? 25,000 आया था ना, सो ध्यान दो 1,00,000 रुपए का आज आपका पैसा गया है, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिशिएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, डेप्रिशिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। सो कॉस्ट है आपकी 1,00,000 की, सैल्वेज वैल्यू 0 और लाइफ 4 साल की, तो हर साल का डेप्रिशिएशन कितना हो गया आपका 25,000 का। तो आपने 25,000 चार्ज करने हैं। अब इसके बाद ये जो फिगर आएगी इसको हम कहेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अब डेप्रिशिएशन तो माइनस हो गया तो डेप्रिशिएशन हट गया। अब यहाँ पे आपका कितना बचा 20,000, यहाँ 5,000, 0 और 10,000। अब ये बिफोर टैक्स है तो हम अब टैक्स भी माइनस कर देंगे। कितना? 20% कहा था, सो 20% विल बी 4,000, 1,000, 0 का 20% 0 और इसका 20% 2,000, ठीक है। जितना भी पैसा कमाया उसका 20% आपने गवर्नमेंट को देना है। तो ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स 16,000, 4,000, 0, 8,000, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है आपने समझना ज़रूरी है। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? पहली चीज़ तो सर नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमको पूछा गया है कैश फ्लोज निकालो, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ अर्निंग्स निकाली है और अर्निंग्स और कैश फ्लोज में डिफरेंस होता है, पहली चीज।
अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को वापस मैं ऐड बैक करूंगा। डेप्रिसिएशन यानी कि कोई भी नॉन कैश आइटम जो है या एक्सपेंस जो था, अगर उसको पहले मैंने माइनस किया है तो बाद में मैं ऐड बैक करूंगा, पहले ऐड किया है तो मैं बाद में माइनस करूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डेप्रिसिएशन है ये मैं पहले माइनस कर चुका हूं और ये नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश कैसे है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप सिर्फ ऐड करिए और कहानी बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। हर साल कितना था डेप्रिसिएशन? 25,000। सो अब आपके ये कन्वर्ट होंगे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स में। तो यहाँ 1,00,000 का आउटफ्लो, 41,000, यहाँ 29,000, 25,000 और 33,000। ये आपका फाइनल आंसर है। 0 पॉइंट पे तो एक ही कैश फ्लो था, इसलिए सीधा ऊपर 1,00,000 और नीचे 1,00,000 आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपको यहाँ तक तो समझ गया होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स तक, लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो एड बैक किया ना सर, ये थोड़ा सा जमा नहीं हमको, तो जमा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे एक वर्किंग करके दिखाएंगे आपको रफ में। एक चीज आप समझिए, आपने जब मशीन खरीदी या प्रोजेक्ट खरीदा तो आपका जेब से 0 पॉइंट पे ही कैश चला गया, लेकिन हमारे अकाउंटिंग रूल के हिसाब से हम सारा का सारा खर्चा पहले साल नहीं दिखाते, हम उसको ओवर अ पीरियड अमोर्टाइज करते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25,000 की 4 एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन आपका हर साल 25,000 रुपये का कैश आउटफ्लो भी होगा क्या? आपको क्या हर साल 25,000 रुपये देने हैं? पहली चीज, देने नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये 25,000 भी देने पड़ गए तो आपका तो दो बार 1-1 लाख रुपए चला गया, एक तो स्टार्टिंग में गया और बाद में भी गया, जबकि मशीन 1,00,000 की है तो आउटफ्लो भी 1,00,000 का ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है? ये सिर्फ बुक्स में एंट्री है 25,000 की, जेब से नहीं जा रहा। अब चीज़ समझिए, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि ऊपर में फिगर थोड़ी बड़ी है इसलिए समझने में दिक्कत जाएगी। हमने पैसा कमाया अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बुक्स में, और मेरे पॉकेट में कितना आ रहा है? सो पहले मैंने 10 रुपये कमाया तो मेरी जेब में भी 10 रुपये है। अब इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ लेट से 2 रुपये का, ठीक है? तो 2 रुपये का जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ तो बुक्स में से माइनस होता है, पॉकेट में से 2 रुपये किसी को देने पड़ते हैं क्या? नहीं, सिर्फ बुक्स की एंट्री है। तो यहाँ 8 और यहाँ 10 आ गया, दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप टैक्स माइनस कर दो और सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलो कि सर टैक्स का रेट है 50%। 50% टैक्स है तो आधा टैक्स आ जाएगा, यानी कि ये 4 रुपये किसको देने हैं? गवर्नमेंट को देने हैं। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है? ये तो सारा कैश फ्लो है, कैश फ्लो पे नहीं लगता, तो देने आपको अल्टीमेटली 4 ही है आपके जेब से, गवर्नमेंट को आपने 4 दिए। सो अब आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पे 4 का, और कैश फ्लो आपके जेब में जो बचा हुआ है वो है 6 का, ठीक है? हमको क्वेश्चन ने बोला था कैश फ्लो निकालो, लेकिन हमने निकाल के छोड़ा था अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स से कैश फ्लो पे जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो जो डेप्रिसिएशन आपने पहले माइनस किया था ना, वो आप वापस ऐड कर दो, 4 + 2 6। तो सर जब हमको पहले अच्छा इतना तो आपको समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करना पड़ा, ये मैंने आपको प्रोसीजर समझाई। 4 से अगर 6 पे जाना है तो क्वेश्चन आपको 6 की वैल्यू पूछ रहा है, आप अभी तक 4 पे ही हो, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, सर अगर हमको डेप्रिसिएशन ऐड ही करना था तो माइनस क्यों किया? माइनस करने और ऐड करने के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई, वो है टैक्स। अगर आप माइनस नहीं करते तो सोचो 10 रुपये कमाते और 10 पे 5 का टैक्स देते तो 5 आपके पास कैश फ्लो बचता, ठीक है? 5 आपके पास में बचता और कहानी खत्म हो जाती, जबकि अभी आपके पास कितना बच रहा है? 6 जेब में। तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन का पैसा गया नहीं, लेकिन उस पर लगने वाले टैक्स का पैसा बच गया। सो इसलिए 2 पे 50%, 1 बच गया। ऐड और लेस करने का फ़ायदा उस पर सिर्फ टैक्स सेविंग का है कि 50% की टैक्स सेविंग होती है डेप्रिसिएशन पे। सो चलो ये रफ वर्किंग है, आपका जो मेन आंसर है वो यहीं तक ख़त्म होता है। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो सर लगता है थोड़ा थोड़ा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लेंगे अपनी बुक्स में। 2 मिनट का समय देता हूँ, आप नोट करें।
और हम फिर आगे बढ़ते हैं। चले, पहला क्वेश्चन तो हो गया सर। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख, ध्यान दो। A project requiring an investment of ₹10 lakh and it yields profit after tax and depreciation which is as follows। एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सर 10 लाख रुपए की, और उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स दे चुके, डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर चुके, उसके बाद की फिगर आपको 1 2 3 4 5 साल की दी हुई है, और इन 5 साल के प्रॉफिट का टोटल है 4,60,000, 4,60,000। Suppose further that at the end of 5 years the plant and machinery of the project can be sold for 80,000, determine average rate of return, determine average rate of return। क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? क्वेश्चन सर आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ARR, और ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने 2 तरीके बताए थे ARR निकालने के। 2 तरीके में, ऊपर में यानी न्यूमरेटर में आपका ARR का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या मैं? ये आपको देने के काम आएगा ना। क्वेश्चन 2, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में एवरेज प्रॉफिट लोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखता हूं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक होता है, स्टार्टिंग में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट फॉलो, ये फॉर्मूला बहुत ही गलत होता है, और हम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिलेबस में दोनों दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के आंसर में इंस्टीट्यूट ने दोनों चीजें यूज की हुई है, और दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखने के लिए बोला है। तो जब हमारे पास में ऑप्शन है तो हम सही वाला रास्ता चूज करेंगे, क्योंकि आज मैंने अगर 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल में 2 रुपये कमाया, 1 साल में 2 रुपये कमाया, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 करके पता करता हूं कि मैंने कितना कमाया। ठीक है, सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज, तो नहीं, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया। सो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट जो 5 साल का है वो है 4,60,000। अब 5 साल का है, एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट जो है आपका स्टार्टिंग का वो है 10 लाख का, सो 92,000 आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। 92,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, सो 9.20% पर एनम आपका ARR आ रहा है।
इसका मतलब क्या है अब ये समझो। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है, बात ऐसी है, आपने आज पैसा डाला 10 लाख का, उसमें 5 साल में अलग अलग कमा रहे हो, और क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑन एन एवरेज बताओ, भले ही 5 साल में अलग अलग कैश फ्लो हुआ, ऑन एन एवरेज बताओ मैंने हर साल कितना कमाया। तो आप हर साल, 5 साल में से हर साल एवरेज 9.20% आप कमा रहे हो, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझी, लिख लेंगे फटाक से। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाला है वो फॉलो मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इंस्टीट्यूट के सिलेबस में है, उससे आप आंसर लिख के भी आते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपके कुछ काम का नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर एक चीज़ हमने छोड़ दी इस पूरे क्वेश्चन में, वो है आखिरी की लाइन, द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो सर ये 80,000 का हमने कोई कंसिडरेशन क्यों नहीं किया? सर बहुत ही सिंपल है, हमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पूछा है, प्रॉफिट निकालने के लिए पूछा है, रिटर्न निकालने के लिए पूछा है। जो 80,000 आपको क्वेश्चन में दिए हुए वो कैश फ्लो है। 80,000 में जो आपने मशीन बेची वो प्रॉफिट नहीं है, वो रिटर्न का हिस्सा ही नहीं है, तो रिटर्न कैलकुलेट करने में उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। आई बात आपको इतनी समझ में? कैश फ्लो है। जब आपने फिक्स एसेट खरीदा था 10 लाख का, तो एंट्री क्या की थी? फिक्स एसेट डेबिट टू कैश, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते। जब आपने मशीन बेची तो एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू फिक्स एसेट 80,000। तो ये दोनों एंट्रीज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रही है, अकाउंट में नहीं जा रही है, तो प्रॉफिट कहां से हुआ? आपको तो रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आप आंसर लिख लेंगे फटाक से, 2 मिनट का समय देता हूं, आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। चलें, सर ऐसी बात है, हमने कंटिन्यूस क्वेश्चंस करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करना है, समझना भी है, तो थोड़ी सी एनर्जी आप बना के रखो। चाय का ग्लास हो। ओके वेट, चाय का कप हो, पानी हो, सब लेके बैठिए, साथ में मिल मिल के हम सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000। ध्यान देंगे, क्या कंप्यूट करने बोला है सर? एनपीवी कैलकुलेट करने बोला है। एंड नेट कैश फ्लो for year 1 is 55,000, for year 2 is 80,000, and for year 3 is 15,000. फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, और आपको आगे फिगर्स भी दी हुई है। अब हम एक काम करते हैं सर, इस क्वेश्चन को आपके लिए रखते हैं होमवर्क पे। सर आपने पहला ही क्वेश्चन
होमवर्क पे दे दिया, हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक हमने एनपीवी के कोई क्वेश्चन किए ही नहीं थे। आप ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको रखे होमवर्क पे, आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है और ये मैं करवा के देता हूँ क्लास में, और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, और ये भी मैं आधा ही करा के दूंगा क्योंकि उसमें बाकी के आगे के स्टेप्स बहुत ईजी है, सेम चीज रिपीट करना है। सो इसके पहले वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आधा पार्ट होमवर्क का होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आधा पार्ट हम क्लास में करेंगे। सो ध्यान देंगे सर आप। ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposal। एक छोटी सी कंपनी जो करंटली एनालाइज कर रही है कुछ कैपिटल के खर्चे करने का, प्रपोजल्स फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि वो इक्विपमेंट खरीदना चाहती है। सो द कंपनी यूजेस द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट। कंपनी यूज करती है एनपीवी टेक्निक। प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की कई सारी टेक्निक है, डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया हम तो वही यूज करेंगे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो ठीक है सर, एनपीवी वाली मेथड हम यूज करेंगे। द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 लाख रुपीज। हमारे पास सिर्फ 5 लाख रुपए है, विच एबीसी लिमिटेड बिलीव्स इज द मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज। हमारे पास सिर्फ 5 लाख रुपए है और हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ इतना ही पैसा मार्केट से रेज कर पाएंगे, उससे ज्यादा हमारे पास है ही नहीं, हम गरीब हैं। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट। ध्यान देंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज हर प्रोजेक्ट का आपको नीचे दिया गया है। नीचे 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, प्रोजेक्ट ABCD। स्टार्टिंग में उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विच विल बी योर कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो किसको कहते हैं? कैश आउटफ्लो यानी पैसे का बाहर जाना। कैश इनफ्लो किसको कहते हैं? कैश पैसे का अंदर आना। ठीक है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन बिलो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड इज 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द NPV ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो एक चीज समझिए, जितना भी आप पैसा लेके आओगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड इज 12%। तो इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप मयंक कोठारी से 1 लाख रुपए लेते, क्यों? क्योंकि सर मुझे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स है, मैं उनसे पैसा लेता हूं। 1 लाख नहीं 5 लाख ले लो। तो आपने मयंक कोठारी से 5 लाख रुपए लिए, ये 5 लाख रुपए आप प्रोजेक्ट में डालना चाहते हो। बहुत ही सिंपल सी बात है, मयंक कोठारी ने जब आपको पैसे दिए थे तो फ्री में दिए थे क्या? नहीं सर, मयंक कोठारी ने ये कहा था कि 12% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो मयंक कोठारी से जो आपने पैसे लिए 5 लाख, उस पे 12% यानी कि 60,000 का इंटरेस्ट हर साल आपने मयंक कोठारी को देना है। जब तक आप पैसा इस्तेमाल करोगे तब तक इंटरेस्ट देते जाओगे। सो इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हर पैसा इस्तेमाल करने की, किसी और का हर पैसा, हर 1 रुपया इस्तेमाल करने का कुछ कॉस्ट होता है, वो है 12%। अब हमारे पास में 5 लाख रुपए है मयंक कोठारी से लिए हुए। इस 5 लाख रुपए को मैं प्रोजेक्ट में डालूंगा, प्रोजेक्ट से कुछ पैसा कमाऊंगा, और वो जो कमाई है उसको मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो में परसेंटेज में मैं कैलकुलेट करूंगा। अब आप ये बताइए, इधर से पैसा लिया, इधर पैसा दिया, इधर से जो पैसा लिया उस पे 12% देना पड़ रहा है, और इधर जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पे कितनी कमाई होगी? अगर यहां से जो पैसा, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15% का है, तो हमको ये डील फायदेमंद है, क्योंकि 15% कमा रहा हूं, 12% दे रहा हूं, तो 3% मेरे जेब में भी बच रहा है। समझा? लेकिन 12% दे रहा हूं और 8% कमा रहा हूं तो नुकसान है, बाकी का 4% जेब से देना पड़ेगा। सो एक चीज समझिए, 12% मेरा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। कम से कम मैं यहां से 12% तो कमाऊं, ताकि मैं देने में भी जो मेरे 12% जाने हैं उससे मेरा टैली हो जाए। सो ये सारे प्रोजेक्ट जो आपको दिए हुए, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, ये सारे प्रोजेक्ट को आप कम से कम कितने % से डिस्काउंटिंग करोगे? 12% से करोगे। आगे आते हैं, आपको पहला टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहली रो में दिया हुआ है। देखो PVIF 12% टाइम
पहले साल का फैक्टर, दूसरे साल का फैक्टर और तीसरे साल का फैक्टर। उसके बाद PVIF A दिया हुआ है, यानी कि ये एन्युटी फैक्टर है, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उनकी टोटल। सो 12% से 2 साल का, इसका मतलब ये 2 साल की टोटल है। तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर की टोटल, पहले 2 साल की टोटल, और ये 12% से 3 साल का, इसका मतलब ये तीनों की टोटल यहाँ आ रही है। ठीक है। सो 2 साल का एन्युटी फैक्टर और 3 साल का एन्युटी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रोजेक्ट ABCD आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है वो भी आपको दिया हुआ है। 2 लाख, 1,90,000, 2,50,000 और 2,10,000। प्रोजेक्ट के कैश इन्फ्लोज आपको दिए ईयर 1, 2, 3, 4, 5। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। पहला वाला प्रोजेक्ट में सेम कैश फ्लो 5 साल। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे प्रोजेक्ट में सेम कैश फ्लो नहीं है, अलग अलग कैश फ्लोज है। ठीक है सर। और निकालना क्या है, चारों प्रोजेक्ट की NPV निकालना है। तो प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B की NPV मैं निकाल के दूंगा। C और D उसी तरीके से आपको निकालना है। C आप B की तरह से करेंगे और D भी B के जैसे ही करेंगे। प्रोजेक्ट A में कैश फ्लो सेम होने की वजह से एक शॉर्टकट तरीका है जिससे NPV निकाली जा सकती है। सो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 3 तो होमवर्क में चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, NPV निकालनी है ना। तो NPV कैसे निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये चीज ध्यान में रखो। सो प्रोजेक्ट A NPV इज इक्वल टू इनफ्लो एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैश इनफ्लो में एक ही फिगर 5 बार दी हुई है, इसलिए मैं एन्युटी वाला मेथड यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका लगना है। सो एन्युटी कितनी है, 50,000। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो आपको निकालना है वो है 12% से 5 साल का निकालना है। अब मुझे ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि जब 5 साल दिए हुए हैं तो ऊपर में 2 साल या 3 साल के ही फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 5 साल का फैक्टर लिखा हुआ होना चाहिए था। नहीं है तो हम निकालेंगे। लेकिन एक चीज यहां से सीख लो कि आपको अगर 4 डिजिट्स में दिए हुए हैं, 4 डिजिट्स में दिए हुए हैं यहाँ पे फैक्टर, तो आपने सारे आंसर 4 डिजिट में ही लेने हैं। मतलब सारे आंसर यानी कि सारे फैक्टर्स 4 डिजिट में ही लेने हैं। ऐसा क्यों सर, बहुत ही सिंपल। मैं आपको एक चीज हमेशा सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है तो उसी को इस्तेमाल करो डिस्काउंटिंग के लिए। सर ऐसा क्यों, हमको नहीं आता क्या, हमको तो आता है, आपने तो हमको सिखाया था 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू दबाते जाओ आ जाएगा। तो हम खुद भी तो निकाल सकते हैं, यहां दिए हुए वो लेना जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में ये ना दे तो आप लोग क्या करोगे, कोई 2 लेगा, कोई 3 डिजिट में लेगा, कोई 4 डिजिट में लेगा। एग्जाम में बैठने के बाद में जब पेपर सॉल्व करोगे तो अपने अपने मन से सब लेते जाएंगे। और क्योंकि 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट में लेने की वजह से 15, 20, 25 रुपए से फर्क पड़ सकता है आंसर में। कभी 200 से भी पड़ सकता है अगर वैल्यू बड़ी है तो। अब सजेस्टेड आंसर से ये मैच नहीं होगा, किसी का आंसर मैच हो जाएगा, किसी का आंसर मैच नहीं होगा। और जो पेपर चेक करने बैठेगा अगर उसने इतनी डिटेल में नहीं सोचा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा और आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। फिर आप चिल्लाओगे कि सर इंस्टीट्यूट हमारे साथ नाइंसाफी करता है। इसलिए इंस्टीट्यूट इज मोर केयरफुल। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिए तो इसका मतलब यह है कि सब ने सेम फैक्टर यूज करना है। अब आपने यहां पे अपनी होशियारी मारी और कोई और फैक्टर यूज किया तो आपका आंसर अलग आएगा, लेकिन बाकी सबका सेम आएगा, बाकी सबको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको रिस्क बढ़ जाएगा मार्क्स ना मिलने का। ठीक है। तो हम 5 साल का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देंगे। 1 डिवाइडेड बाय, ये तो एक तो क्लियर करो, ध्यान देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 ऐसे ही निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इक्वल टू दबाओगे, पहले साल का फैक्टर आएगा उसको m प्लस में डाल दो, फिर इक्वल टू m प्लस, 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 सॉरी m प्लस। ये कितनी बार हुआ देखना दो, 1 2 3 4 नहीं,
1 2 3 4 5 बार तो हो गया, ठीक है। तो ये हम करते हैं मेमोरी रिकॉल, तो हमारा आंसर आता है 3.605 6048। मैं एक बार फिर से चेक ज़रूर कर लूँगा। मेमोरी क्लियर, एक 2 3 4 मेमोरी रिकॉल 3.6048 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका 2 लाख का। सो 50,000 इंटू 3.6048 दैट्स 1,80,240 माइनस 2 लाख। तो यहाँ पे आपका निगेटिव आएगा आंसर, दैट्स माइनस 19,760। ये आपकी एनपीवी आई निगेटिव। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए है इसलिए ए लिख रहा हूँ कि पैसा जो आना है वो कम पड़ रहा है, पैसा जो आना है वो जाने से कम है, इसलिए एनपीवी निगेटिव आई। प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में आज की वैल्यू आने वाले पैसों की 180-240 है। सो 1 2 3 4 आज 2 लाख रुपए गए, लेकिन 50,000 आपको, अच्छा 5 बार आए थे ना, लेकिन फिर भी वैल्यू कम पड़ रही है। चलो ठीक है, सो एक चीज तो कंफर्म है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता, आज के पैसों को आगे के पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे पैसे एक जगह पे लाना ज़रूरी है। और सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे लाना है तो आज ही डिसीजन लेना है, तो सारे पैसे आज ही लेके आ जाओ एक जगह पे। ये तो 4 ही हुआ ना, एक और ले सकते हैं 50,000। तो ये कैश इनफ्लो जो है, पैसे जो आने वाले उसकी आज की वैल्यू है 180-240। अब ये आज की वैल्यू कैश इनफ्लो, ये कैश आउटफ्लो, और नेट में आपको नेगेटिव फिगर 19,760 पड़ रहा है। सो दिस इज योर लॉस। ऐसे केस में हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब जब हमको मिलने वाला पैसा कम है देने वाले से, जाने वाले से, तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। मैं प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकाल के देता हूँ। अब क्योंकि प्रोजेक्ट बी में सर कैश फ्लोज अलग अलग है, तो एन्युटी वाले कॉन्सेप्ट से आप इजीली आंसर नहीं निकाल सकते, वहाँ पे आपको ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5। अब आप लोगे दूसरे वाले कॉलम में कैश फ्लोज। सो प्रोजेक्ट बी में 1,90,000 लगा, 40 50 70 70 सॉरी 40 50 40 50 70 75 75, 1,90,000 गया, 40,000 आया, 50,000 आया, 70,000 आया, 75,000 आया, 75,000 आया। इन्हीं सारे कैश फ्लोज की एनपीवी निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे हम 12% से। 0 पॉइंट का फैक्टर हमेशा 1 होता है, याद रखना। आज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आज के 10 रुपए ही है, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1.12, दैट्स 1 डिवाइड बाय 1.12, सो 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674। एक बार चेक कर लो वहाँ से कि यही वैल्यूज़ 3 साल की दी हुई है ना, 8929 7972, ठीक है, फिर 7118, ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी भी दोनों सही होगा।
और ये लास्ट वाला कॉलम होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू का। सो 1,90,000 यहाँ आ गए 40,000 इंटू 0.8929 35,716, फिर 50,000 इंटू 0.7972 दैट्स 39,860, 70,000 इंटू 0.7118 49,826, 75,000 इंटू 0.6355 47,662 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और 75,000 इंटू 0.5674 दैट्स 42,555। अब इनकी कर लेते हैं सर हम टोटल, ताकि एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी क्या है? इनफ्लो और आउटफ्लो की टोटल। आउटफ्लो पहले वाली रो में लिखा है और इनफ्लो आपको नीचे में सारा जगह दिया हुआ है। माइनस 1,90,000 दैट गोज टू 25,619, ये आपके एनपीवी। ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट सी और डी का भी निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो पहला वाला प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि निगेटिव एनपीवी थी, दूसरा वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी है। एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है पता है? कि 12% से डिस्काउंटिंग करने के बाद में भी एनपीवी अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आप एक्चुअल में 12 से ज़्यादा कमा रहे हो। 13% करके देखो तो आपको शायद और पॉजिटिव आ रही है तो 13 से भी ज़्यादा कमा रहे हो। 14 पे भी पॉजिटिव आ रही है तो 14 से भी ज़्यादा कमा रहे हो। मान लो 15 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब आप 15% एग्जैक्ट कमा रहे हो। 16 पे करोगे ना तो आप निगेटिव एनपीवी आने लग जाएगी। 17, 18, 19, 20 अब सारी निगेटिव एनपीवीज आएगी आपको। तो ये सारा है। एक बार मैं बस आपको कंफर्म कर लेता हूँ कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। ठीक है सर। सो प्रोजेक्ट ए और बी आपका सही रहा। प्रोजेक्ट सी और डी आपको सॉल्व करना है। उसके आंसर्स मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ए और बी का तो सही था। प्रोजेक्ट बी और सी आपको सॉल्व करना है। उसका आंसर आएगा 27,050 और लास्ट वाले का आंसर आएगा निगेटिव में 3750, इसके आसपास आएगा। सो जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर है वो 25,635 है, ठीक है, बी वाले का, और यहाँ 19,750 है पहले का। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो है 25,619 आया है और इंस्टीट्यूट का यहाँ पे 25,635 है। तो इतना डिफरेंस जायज़ है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सारे फैक्टर्स नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं 15-20 रुपये का ऊपर नीचे हुआ है और इस पे मार्क्स पूरे मिलते हैं, तो आप उसमें चिंता मत करो। सो आपका भी जो आंसर आएगा ना ये 27,050 सी और डी का उसके आसपास ही आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दो चीज़ होगी, इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अगर एन्युटी है तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हो सकता है एनपीवी निकालना, लेकिन अगर हर साल फिगर अलग अलग है तो आपको ये पूरा टेबल निकालना पड़ेगा और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। पॉजिटिव एनपीवी है तो सर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, निगेटिव है तो नहीं करेंगे। पॉजिटिव पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट क्यों करेंगे? रूल तो बना दिए, एक बार क्लियर तो करो कि पॉजिटिव पे इसलिए एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो आईआरआर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसलिए एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। आईआरआर जो कमाई है हमारी कम होती, आईआरआर यानी कि कमाई, तो उस प्रोजेक्ट पे जो कमाई है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर कम होती तो एनपीवी नेगेटिव आता। तो कमाई अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, खर्चे से कम है, तो हम क्यों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे? आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं। 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय।